Hello friends, welcome to the Sabari Vidyalaya. In this class, we will discuss the Article 2 and 3 of the Indian Constitution. Article 2 which defines the geographical boundaries of the India and the Article 3 defines the political map of the India. So in this class, we will discuss the provisions which some of the students already knows because they are well known through the textbook, but we will also discuss the things which no one knows, even the most of the teachers don't know those provisions. So we will be discussing those provisions in this class also. So first, let's discuss the Article 2 of the Indian Constitution. Article 2 of the Indian Constitution says that Parliament may by law admit into the Union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fits. It means that अगर कोई टेरिटरी जो पहले से भारत का पार्ट नहीं है, अगर उस टेरिटरी को इंडिया का पार्ट बनाना हो, so that is possible by the Indian Parliament under the Article 2. Similarly, अगर कोई टेरिटरी इंडिया का पार्ट है ऑलरेडी, अगर उस टेरिटरी को किसी दूसरी कंट्री को देना हो, so that is also possible under the Article 2 of the Indian Constitution. अब ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को डिफाइन करता है। अब किसी भी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में ऑल्टरेशन या चेंजेस कब आएंगे? जब या तो कोई नई टेरिटरी उस कंट्री के अंदर एंटर होगी, मतलब कि इंडिया के अंदर एंटर होगी, जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं, या फिर जो इंडिया की एग्जिस्टिंग टेरिटरी है वो इंडिया से बाहर जाएगी, किसी दूसरी कंट्री का पार्ट बनेगी, जिसको हम सीडिंग कहते हैं। तो ये दो प्रोसेस जो होते हैं, इंटीग्रेशन और सीडिंग ऑफ द टेरिटरी, इसके थ्रू जो है किसी भी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में चेंजेस आता है, उसका ज्योग्राफिकल एरिया कम या ज्यादा होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अब ये जो चेंजेस हैं, ये पार्लियामेंट के द्वारा किए जाते हैं अंडर द आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हम सभी जानते हैं, इतना हम सभी लक्ष्मीकांत में भी पढ़ते हैं, दूसरे बुक्स में भी, या इवन जो भी स्टूडेंट यूपीएससी आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आर वेल नोन ऑफ दिस फैक्ट। बट हम इसका डिटेल्ड प्रोसेस नहीं जानते हैं। हम इसके अलावा एक चीज, हमें जब आर्टिकल 2 हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि आर्टिकल 2 में अभी तक केवल एक ही बार चेंज किया गया इस लैंग्वेज के अंदर, आर्टिकल 2 की लैंग्वेज में, दैट इज थ्रू दी 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, जिसके बाद जो है सिक्किम के लिए आर्टिकल 2A जो स्पेशल स्टेटस का डाला हुआ था उसको ओमिट किया गया था। पहले एक आर्टिकल हुआ करता था आर्टिकल 2A, उस आर्टिकल 2A के अंदर सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। वो जो एक स्पेशल स्टेटस था एसोसिएट स्टेट का, उसको ओमिट किया गया था बाय द 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, और उसी के थ्रू जो है आर्टिकल 2 में एक बार चेंज आया है। उसके अलावा कभी भी आर्टिकल 2 में कोई चेंज नहीं आया है। अगर हम आर्टिकल 2 के यूज का एग्जांपल देखें तो देखो, रिसेंट में तो इंडिया ने टेरिटरीज जो हैं वो इंटीग्रेट नहीं की है, सीड जरूर किया था, बांग्लादेश के साथ हमारा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो ऑब्वियसली जब सिंस जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो है, हमें टेरिटोरियल बाउंड्रीज इंडिया की जब हम डिसाइड कर रहे थे पाकिस्तान के साथ, तो हमारा पार्टीशन हुआ, बाइफर्केशन हुआ। उसके बाद जो है कुछ फ्रेंच टेरिटरीज हमने ली, कुछ पोर्टुगीज टेरिटरीज हमने ली, गोवा दमन दीव वाली। अभी इन फ्यूचर अगर हम कल को पीओके लेते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाते हैं, तो आर्टिकल 2 की जरूरत पड़ेगी। बट हमें यहाँ पर एक चीज समझनी है कि अगर हम आर्टिकल 2 को यूज करते हुए किसी भी टेरिटरी को इंडिया का पार्ट बनाते हैं, बनाएगा तो पार्लियामेंट, दैट इज क्लियर थ्रू द आर्टिकल 2, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड आर्टिकल 2 में। बट क्या उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होगी या नहीं होगी? फॉर एग्जांपल, अगर कल को हम पीओके को लेते हैं और हम कहते हैं कि पीओके भारत का पार्ट बनेगा, दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसको एक सोवरेन टेरिटरी बनाते हैं, ऑलरेडी हमारा पार्ट बनाते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि हम कल को पूरा पाकिस्तान लेते हैं और उसको इंडिया का पार्ट बनाते हैं, तो क्या उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होगी या नहीं होगी, पाकिस्तान को अगर हमें इंडिया का पार्ट बनाना है तो? अब देखो, आर्टिकल 4 हम जब इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो आर्टिकल 4 स्पेसिफिकली कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के लिए हमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट under article 2 and 3, that is explicitly mentioned by the article 4, which means that integration of the territory can be done by the ordinary law of the parliament, जो कि सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। उसके लिए किसी भी प्रकार की जो है देयर इज नो नीड ऑफ एनी स्पेशल मेजोरिटी, ये बात आर्टिकल 4 कहता है। बट हम जब इसका एग्जाम्पल देखते हैं ना, तो यहां पर एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट कैसे आता है? इंडिया ने हिस्टोरिकली 2 बार टेरिटरीज को इंटीग्रेट किया है। हम एक बार केवल इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस पढ़ रहे हैं, मतलब कि किसी फॉरेन टेरिटरी को इंडियन टेरिटरी का पार्ट बनाने का प्रोसेस पढ़ रहे हैं। सीडिंग वाला प्रोसेस जो है वो हम अभी इसके नेक्स्ट में पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। इंडिया ने हिस्टोरिकली जो है 2 बार फॉरेन टेरिटरीज को इंडिया का पार्ट बनाया। एक बार 1954 में जब हमने जो फ्रेंच की टेरिटरीज थी उन टेरिटरीज को इंडिया का पार्ट बनाया गया। एक बार जो पोर्टुगीज की टेरिटरीज थी, पुर्तगाल की जो इंडिया में टेरिटरीज थी, गोवा दमन दीव, इनको इंडिया का पार्ट बनाया गया। अब इन दोनों को जब प्रोसेस को देखा जाए तो इन दोनों में एक डिफरेंस आता है। डिफरेंस कैसे आता है?
कि जब 1962 के अंदर जो पोर्टुगीज टेरिटरीज थी, गोवा, दमन, दीव, इन टेरिटरीज को इंडिया ने 2 मिलिट्री एक्शन के थ्रू लिया। इसमें मिलिट्री एक्शन यूज हुआ था, ऑपरेशन पोलो हमें करना पड़ा। इसके थ्रू हमने इसको इंडिया का पार्ट बनाया। जब इनको इंडिया का पार्ट बनाया गया तो उसके लिए इंडिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, दैट इज द 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962। इस अमेंडमेंट के थ्रू जो पोर्टुगीज टेरिटरीज थी, जो पहले पुर्तगाल के अधीन हुआ करती थी, जब उनको भारत में बनाया गया तो हमें ये अमेंडमेंट करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट को जो है एक स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ी। बट जब हमने 1954 में, मतलब इससे जस्ट पहले 1954 में जब हमने फ्रांस से टेरिटरीज ली, उनको जब इंडिया का पार्ट बनाया गया, फ्रांस से हमने जो है चंद्रनगर नाम की एक टेरिटरी ली, जिसको कि हमने बाद में इंडिया का पार्ट बनाया 1954 में। दो इट वाज ए पीसफुल एग्रीमेंट, बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था, इसके लिए किसी भी प्रकार के मिलिट्री एक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ी। जब हमने इसको इंडिया का पार्ट बनाया तब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया। ये एक प्रकार का हम कहें डबल स्टैंडर्ड कैसे, पुर्तगाल से टेरिटरी भारत में आई तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी, फ्रांस से टेरिटरी भारत में आई तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग कंट्रीज के साथ किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन करेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्या है वो हमें समझना है। वो नॉर्मली अभी तक जो है किसी भी बुक्स में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इवन आप लक्ष्मीकांत को भी अगर पढ़ते हैं, डिटेल में भी पढ़ते हैं, किसी भी दूसरी एकेडमी के नोट्स पढ़ते हैं, तो भी नॉर्मली किसी भी स्टूडेंट को ये आइडिया नहीं है कि ऐसा डबल स्टैंडर्ड भी इंडिया में फॉलो हुआ है। और ये डबल स्टैंडर्ड जो है इसको वैलिडेट भी किया गया है। वैलिडेट करने का मतलब है कि दिस हैज बीन लीगली एक्सेप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट ऑब्जेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर उनको कुछ इसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फील होता तो ऑब्वियसली दे शुड हैव ऑब्जेक्टेड टू द प्रोविजन, बट दे हैव नॉट ऑब्जेक्टेड। तो ये क्या है, तो हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि जब भी इंडिया के अंदर किसी फॉरेन टेरिटरी को इंटीग्रेट किया जाता है, फॉर एग्जांपल कल को हम पाकिस्तान को ले लेते हैं, पीओके को लेने में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पीओके को एनी हाउ सॉवरेन टेरिटरी ऑफ द इंडिया माना गया है, इसीलिए आज भी वहां पर हमारी लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जो है पीओके की वजह से खाली है। हम ऑलरेडी उसको हमारा मानकर चल रहे हैं। ओनरशिप हमारी है, पोजीशन हमारा नहीं है, पोजीशन अभी पाकिस्तान का है पीओके पर। ओनरशिप तो हमारी ही है, कॉन्स्टिट्यूशनली या पॉलिटिकली या लीगली अगर हम देखा जाए, लेजिटिमेट टेरिटरी तो वो हमारी ही है। बट अगर हम कल को पूरा पाकिस्तान लेते हैं तो वो इंटीग्रेशन ऑफ द फॉरेन टेरिटरी इनटू द इंडिया होगा। अब उस केस में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो देखो यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई फॉरेन टेरिटरी लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, and if you want to integrate any foreign territory, this is the foreign territory, if you want to integrate this into the India, now it will happen in two ways। या तो क्या होगा कि इस फॉरेन टेरिटरी के लिए हम इंडिया के अंदर कोई नया स्टेट या यूटी बनाएंगे, तो इट विल बी स्टेब्लिश्ड एज ए न्यू स्टेट और यूटी। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि इसको इंडिया के किसी एग्जिस्टिंग स्टेट या यूटी में मर्ज किया जाएगा, एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ और यूटी। अब जब ऐसा काम होता है, जब ऊपर वाला प्रोसेस यूज किया जाता है, दी फॉरेन टेरिटरी इज एस्टेब्लिश्ड एज ए न्यू स्टेट, पाकिस्तान को हम इंडिया का स्टेट नंबर 29 डिक्लेयर करते हैं, तो इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। वो क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि जब ये होगा तो फिर हमें उस स्टेट के लिए लेजिस्लेचर बनाना पड़ेगा, उस स्टेट के लिए एग्जीक्यूटिव क्रिएट करना पड़ेगा, उस स्टेट के लिए हमें जो है बाकी पॉलिटिकल सिस्टम स्टेब्लिश करना पड़ेगा। इस चीज के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम कल को पाकिस्तान को लेते हैं और पाकिस्तान को इंडिया का स्टेट नंबर 29 डिक्लेयर करते हैं, बांग्लादेश को लेते हैं और बांग्लादेश को इंडिया का स्टेट नंबर 30 डिक्लेयर करते हैं, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आप पाकिस्तान को लेते हो और पाकिस्तान को इंडिया के पंजाब में मर्ज कर देते हो, एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया दैट इज पंजाब, उसमें मर्ज कर देते हो, राजस्थान में मर्ज कर देते हो, कुछ पार्ट पंजाब में मर्ज करते हो, कुछ पार्ट राजस्थान में, कुछ पार्ट जम्मू कश्मीर में, कुछ पार्ट गुजरात में, जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्टेटेड स्टेट्स है, उनके साथ मर्ज करते हो, तो इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हमने जो डबल स्टैंडर्ड देखा वो क्यों था, वो इसलिए था अमेंडमेंट इज नॉट नीडेड, इसके लिए नीडेड नहीं है। वो इसलिए था क्योंकि जब हमने पुर्तगाल से टेरिटरीज ली, गोवा, दमन, दीव, उनको हमने इंडिया के अंदर नए स्टेट और यूटीज डिक्लेयर किए। स्टार्ट में तो गोवा भी यूटी था, तो हमने नई यूटीज बनाई। नई यूटीज बनाई इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी। जब हमने फ्रांस से चंद्रनगर लिया, उसको इंडिया के वेस्ट बंगाल में मर्ज किया गया,
जब उसको इंडिया के वेस्ट बंगाल में मर्ज किया गया तो उसके लिए हमें किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद इंडिया में उसका स्टेटस क्या है। अगर वो इंडिया के किसी एग्जिस्टिंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी का पार्ट बनता है, सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट the foreign territory can be integrated into India simply by an ordinary law of the parliament. But if the foreign territory is established as a separate state or union territory of the India after the integration into the India, then we will be needing the constitutional amendment and the parliament will have to approve that by the special majority. तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। दिस इज द हिडन फैक्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी विच वी इग्नोर, बट ऑब्वियसली द यूपीएससी एंड ऑल अदर पब्लिक सर्विस मिशंस नोज। तो हमें जब जिस तरीके से पेपर के ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जितना इन डेप्थ वो जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें भी जो है हमारा नॉलेज अबाउट द पॉलिटी, इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटी जो है उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये तो हुआ इंटीग्रेशन की बात। नाउ कम्स द सीडिंग। सीडिंग का मतलब है कि आप किसी इंडियन टेरिटरी को दूसरी कंट्री को हैंडओवर करते हो। द टेरिटरी करंटली इज अंडर द पोजीशन ऑफ द इंडिया, नाउ यू वांट दैट दिस पर्टिकुलर टेरिटरी विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय एनी अदर कंट्री, सो दैट इज कॉल्ड सीडिंग, है ना। अब सीडिंग की बात करते हैं तो सीडिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो साइलेंट है, उसने कुछ स्पेसिफिकली इसके लिए प्रोविजन नहीं किया। बट जब पहली बार 1960 के अंदर जो हमने बेरूबरी यूनियन केस हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि आर्टिकल 2 जो है वो ये पार्लियामेंट को इंपावर नहीं करता कि दे कैन सीड एनी इंडियन टेरिटरी टू द फॉरेन कंट्री। इफ यू वांट टू सीड एनी इंडियन टेरिटरी टू द फॉरेन कंट्री देन यू विल नीड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड दैट नीड टू बी अप्रूव्ड बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो साइलेंट है, बट सुप्रीम कोर्ट बेरूबरी यूनियन केस के अंदर ये डिक्लेयर कर चुका है कि जब भी इंडिया अपनी कोई भी टेरिटरी किसी दूसरी कंट्री को हैंडओवर करेगा, सो द गवर्नमेंट नीड द अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड ऑब्वियसली द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी अप्रूव्ड बाय द स्पेशल मेजोरिटी ओनली, सिंपल मेजोरिटी से वो अप्रूव नहीं हो सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, बट सुप्रीम कोर्ट ये स्टेब्लिश कर चुका है कि यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अब यहां पर भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि अगर आप हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देखो, सिंस द इंडिपेंडेंस इंडिया ने 3 बार जो है इंडियन टेरिटरीज किसी दूसरी कंट्रीज को सीड की है या किसी दूसरी कंट्रीज को जो है हैंडओवर किया है। वन इज ऑब्वियसली बेरूबरी यूनियन की जो टेरिटरी है, 1958 में एग्रीमेंट हुआ नेहरू के और नून के बीच में, उसके अकॉर्डिंग 1960 में जो है इंडिया को कुछ टेरिटरीज जो है वो पाकिस्तान को हैंडओवर करनी थी। रीजन ये था कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स चल रहे थे उनको सेटल करने के लिए हमने कुछ टेरिटरीज उनको दिया। इसके लिए पार्लियामेंट ने 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, ठीक बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लॉ से इसको अप्रूव नहीं कर सकती। पार्लियामेंट विल नीड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इफ इंडिया इज सीडिंग एन इंडियन टेरिटरी टू द फॉरेन कंट्री। हमने बांग्लादेश के साथ भी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया 2015 में, जिसको हम एलबीए बोलते हैं। इसको भी पार्लियामेंट ने अप्रूव किया इन द फॉर्म ऑफ द 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इन दोनों में तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, बट यहां पर एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट आता है जब इंडिया ने श्रीलंका को अपनी टेरिटरी दी। ये दोनों टेरिटरीज तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को दी गई। बेरूबरी यूनियन पाकिस्तान को दिया गया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के अंदर जो कुछ टेरिटरीज है बांग्लादेश को दी गई, हमने कुछ टेरिटरीज ली, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज हुआ था बेसिकली वहां पर। बट जब हमने कच्छा थीवू आइलैंड जो है, जो एक बाद में आजकल न्यूज में भी रहा, सोवरेन राइट्स भी, और उसकी वजह से जो हमारे फिशरमैन है तमिलनाडु के उनको भी प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारे इंडियन फिशरमैन जो हैं वो श्रीलंका के जेल में बंद भी हैं। श्रीलंका के बहुत सारे फिशरमैन इंडियन प्रिजन्स में जो है इनक्लोज्ड, ये एक डिस्प्यूटेड चलता रहता है। बट एनीहाउ, हम उसका अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखें तो जब हमने कच्छा थीवू आइलैंड दिया 1974 के अंदर और 1976 में 2 साल में कंप्लीट हुआ एग्रीमेंट। अब यहाँ पर मजे की बात क्या है कि जब हमने बेरूबरी यूनियन दिया तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, हमने बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया तब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, बट जब हमने श्रीलंका को कच्छा थीवू दिया तब पार्लियामेंट ने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया। ये कैसे पॉसिबल है भाई? जब 1960 में सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुका है कि इंडिया जब भी अपनी कोई टेरिटरी किसी दूसरी कंट्री को देगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो 1974 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रहते हुए जो है, हाउ इट वाज मेड पॉसिबल दैट इंडिया कैन सीड इट्स टेरिटरी टू द श्रीलंका एंड पार्लियामेंट डिड नॉट इनेक्टेड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर दैट। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके लिए नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये केस भी हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। अच्छा थीवू वाले केस में क्या है कि, और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को वैलिडेट किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्ट किया था, ऑब्जेक्शन रेज किया था।
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को अप्रूव किया हुआ है, दिस ट्रांसफर ऑफ द कच्छातीवू फ्रॉम द इंडिया टू द श्रीलंका, एंड दैट आल्सो विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट में केस आया, गवर्नमेंट से पूछा गया कि हाउ इज दैट पॉसिबल दैट यू आर ट्रांसफरिंग इंडियन टेरिटरी to the Sri Lanka and you are not doing any constitutional amendment for that, so that is violation of the Berubari Union judgment of the Supreme Court। तो गवर्नमेंट का स्टैंड क्या था कि सर ये कच्छातीव आइलैंड जो है वो इंडिया की टेरिटरी नहीं है, दिस इज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी। अभी तक हमने इसको इंडिया की सॉवरेन टेरिटरी नहीं माना, ये जो हमने टेरिटरी ट्रांसफर कर रहे हैं वो इंडियन टेरिटरी नहीं है। अब वो कच्छातीव आइलैंड की जो टेरिटरी है वहां पर बाउंड्री डिमार्केटेड नहीं है। इंडिया क्लेम कर रहा है कि बाउंड्री यहां पर होनी चाहिए, श्रीलंका क्लेम कर रहा है कि बाउंड्री यहां पर होनी चाहिए, बट एक्चुअल में बाउंड्री कहां होनी चाहिए वो अभी तक सेटलमेंट हुआ ही नहीं था, इसलिए हम इसको इंडियन टेरिटरी नहीं मान सकते। केवल और केवल हमने कंट्री टू कंट्री बायलैटरल एग्रीमेंट के थ्रू जो है बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल किया है, इंडियन टेरिटरी ट्रांसफर नहीं की है। हमने पहले कभी भी उस पर हमारा सॉवरेन क्लेम अभी तक किया नहीं है, दोनों कंट्रीज ही कर रही थी, दोनों कंट्रीज कर रही थी, तो अभी तक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी वो। Since it was a disputed territory, so it was allowed to be transferred to the Sri Lanka, that also without any constitutional amendment. So government gave affidavit in the Supreme Court that India did not cede any territory because Kachativu was never definitely a part of the sovereign India. It was not a Indian territory. 1974 में जब एग्रीमेंट हुआ तो ये माना गया कि दिस इज सिंपली ए डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्री एंड नॉट सीडिंग ऑफ द इंडियन टेरिटरी टू दी श्रीलंका, और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने जो है बाद में एक्सेप्ट भी किया। तो कच्छातीवू वाले केस में वी डिड नॉट नीड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिकॉज India did not claim Kachativu as a sovereign territory of the India. It was simply an agreement between the India and Sri Lanka to settle the boundary dispute, क्योंकि दोनों कंट्रीज क्लेम कर रही थी, तो दोनों कंट्रीज ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, इस लड़ाई को खत्म करते हैं और यहाँ पर अपनी बाउंड्री लाइन जो है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दिस वाज लाइक हमने इंडिया पाकिस्तान के साथ एलओसी एग्रीमेंट किया है जिसमें हमने एक बाउंड्री लाइन डिमार्केट कर ली, एलएससी श्रीलंका चाइना के साथ हमने डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ड्रॉ किया हुआ है। तो इट वाज लाइक दैट ओनली, हमने हमारी टेरिटरी ट्रांसफर नहीं की थी, इसलिए जो है इट वाज मेड पॉसिबल विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो दिस इज द आर्टिकल 2। ये बात आपको पहले नहीं पता थी बट अब हमें ध्यान रखना है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज द आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 2 जो है वो तो इंडिया के ज्योग्राफिकल मैप में चेंज कर रहा था, क्योंकि आर्टिकल 2 में क्या हो रहा है, आर्टिकल 2 में जब भी आप जो है फॉर एग्जांपल दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, या तो कोई इंडियन टेरिटरी जो है इंडिया से बाहर जा रही है तो इंडिया की बाउंड्री चेंज होगी, ज्योग्राफिकल एरिया चेंज होगा, या कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया में आ रही है तो भी इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एंड ज्योग्राफिकल एरिया चेंज होगा, उसके लिए तो आर्टिकल 2 की जरूरत है। बट अगर हम इंडिया की बाउंड्रीज को चेंज किए बिना, इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया को चेंज किए बिना इंडिया का रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं, पॉलिटिकल मैप रीड्रॉ करते हैं, इंडिया के अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे, इंडिया के अंदर यूनियन टेरिटरीज कितनी होगी, इंडिया के अंदर कौन से स्टेट की टेरिटरी कौन सी होगी, इंडिया के कौन से स्टेट का नाम क्या होगा, कौन सी यूनियन टेरिटरी का नाम क्या होगा, सो दैट इज डन यूजिंग द आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 2 इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री ज्योग्राफिकल एरिया को चेंज करता है, आर्टिकल 3 इंडिया का केवल पॉलिटिकल मैप चेंज करता है। आर्टिकल 3 इज नॉट एम्पावर्ड टू चेंज द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया उतना ही रहेगा जितना पहले था। अब आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि इट कैन क्रिएट ए सेपरेट स्टेट बाय बाइफरकेटिंग द स्टेट, जैसे कि तेलंगाना को एक नया स्टेट क्रिएट किया गया, अभी जम्मू कश्मीर में से लद्दाख को एक नई यूनियन टेरिटरी क्रिएट की गई, सो दैट इज पॉसिबल अंडर द आर्टिकल 3। इट अलाउज टू यूनाइट द स्टेट्स, दो स्टेट्स को मर्ज करके सिंगल स्टेट बनाया जा सकता है, जैसे दमन एंड दीव को जो है दादर नागर में मर्ज करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बनाई गई। इट अलाउज टू इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया जो है बदला जा सकता है। 1956 में जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में भी बाउंड्रीज का एक्सचेंज हुआ, बट उससे इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा, राजस्थान का ज्योग्राफिकल एरिया बदला, मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल एरिया बदला, बट इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया उतना को उतना ही रहा, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल अंडर आर्टिकल 3। इट अलाउज द पार्लियामेंट टू चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट। और ये सारे चेंजेस जो हैं, चाहे आप स्टेट्स को मर्ज कर रहे हैं, चाहे आप नया स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट्स की बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के नाम चेंज कर रहे हैं, तो ऑल दीज चेंजेस आर पॉसिबल थ्रू सिंपल मेजॉरिटी ओनली। देयर इज नो नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिकॉज आर्टिकल 4 एक्सप्लिसिटली मेंशंस दैट द आर्टिकल 2 एंड 3 डज नॉट रिक्वायर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इसका प्रोसेस क्या रहेगा?
अगर हम इसके प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है कि जब भी आपको नया स्टेट क्रिएट करना है, किसी स्टेट को मर्ज करना है, किसी स्टेट का नाम बदलना है, जैसे केरल का नाम केरलम करना है, तो उसके लिए जो है यूनियन गवर्नमेंट से प्रपोजल आएगा। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है थोड़ा-सा। देखो होता क्या है कि मेनली यूनियन गवर्नमेंट नॉर्मली अपनी तरफ से कभी भी ये प्रोसेस इनिशिएट नहीं करती है। प्रोसेस इनिशिएट कैसे होता है? 2 लेजिटिमेट तरीके से फर्स्ट स्टेप यही है, बट इससे पहले क्या होगा? रिक्वेस्ट बाय स्टेट लेजिस्लेचर आएगा। उस राज्य का जो विधानमंडल है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो पहले रिक्वेस्ट करेगी कि सर वी वांट दैट यू शुड चेंज द नेम ऑफ केरला फ्रॉम केरला टू द केरलम। अदरवाइज यूनियन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दे आर नॉट गोइंग टू चेंज बाय देयर ओन। बट अगर वो चाहें तो वो कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि पहले स्टेट लेजिस्लेचर जो है वहां पर एक रेजोल्यूशन पास होता है बाय द सिंपल मेजोरिटी, और उस रेजोल्यूशन के बाद जो है यूनियन कैबिनेट जो है उस रेजोल्यूशन को कंसिडर करता है कि दिस चेंज शुड बी डन और नॉट। तो अगर यूनियन लेजिस्लेचर जो यूनियन कैबिनेट है, मतलब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव जो है, वो ये मानता है कि ऐसा होना चाहिए, तो फिर ऐसा होता है। ऐसा होने के बाद जो है अगर जो यूनियन कैबिनेट का जो भी डिसीजन होता है, फॉर एग्जांपल इन्होंने अभी डिसीजन लिया यूनियन गवर्नमेंट ने कि केरला का नाम बदलकर केरलम कर देना चाहिए। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट फिर उस स्टेट गवर्नमेंट के पास एक नोटिस भेजता है कि यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि द नेम ऑफ द केरला शुड बी चेंज टू द केरलम। आपको इस पे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, आप अपना व्यू पॉइंट बताइए। तो पहले यूनियन कैबिनेट डिसाइड करेगा। यूनियन कैबिनेट के डिसीजन के बाद जो है प्रेसिडेंट जो है उस जो कैबिनेट का डिसीजन है दैट विल बी फॉरवर्डेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर, और स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। यहाँ पर 2 बात ध्यान रखनी है। जब ऐसा भेजा जाता है तो जो प्रेसिडेंट है वो एक स्पेसिफाइड टाइम बताता है कि हमें इतने दिन में अपना व्यू पॉइंट बताइए। विद इन द 6 मंथ यू गिव योर व्यू पॉइंट दैट यू आर इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन और यू अपोज दिस डिसीजन। जैसे ही उनका डिसीजन आता है स्टेट लेजिस्लेचर को, उसके बाद जो है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि यू मेक दिस चेंज इन द फर्स्ट शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल में आप ये चेंज कीजिए थ्रू द ऑर्डिनरी लॉ। तो फिर पार्लियामेंट में एक बिल आता है। अब पार्लियामेंट में जब बिल आता है तो स्टेट गवर्नमेंट ने चाहे यूनियन कैबिनेट के डिसीजन को अपोज किया हो चाहे उसको फेवर किया हो, पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कुछ भी कह सकती है। फॉर एग्जाम्पल यूनियन गवर्नमेंट जो है या कैबिनेट जो है या काउंसिल मिनिस्टर कुछ भी कहो आप, डिसाइडेड दैट नेम ऑफ केरला should be updated to केरलम, should be केरलम, कि ये नाम चेंज होना चाहिए। इन्होंने डिसाइड किया, हालांकि इससे पहले स्टेट का पहले रेजोल्यूशन आ चुका था, रिक्वेस्ट आ चुकी थी। अब ये जो है इंडियन प्रेसिडेंट जो है विल फॉरवर्ड दिस डिसीजन टू केरला गवर्नमेंट। केरला की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है विल गिव देयर ओपिनियन कि आइदर दे फेवर ओपिनियन इन स्पेसिफाइड टाइम। जो प्रेसिडेंट ने टाइम बताया है, अगर उस टाइम में आपने डिसीजन नहीं लिया तो आपकी हाँ ही मानी जाएगी, मौन स्वीकृति, स्पेसिफाइड टाइम बाय सिंपल मेजोरिटी। तो केरला असेंबली जो है वहां पर सिंपल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन आएगा कि वी आर इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन और नॉट। अब इस डिसीजन के बाद जो है पार्लियामेंट विल या ए बिल विल बी प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक बिल आएगा, पार्लियामेंट जो है विल टेक डिसीजन विद सिंपल मेजोरिटी। पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से जो है अपना डिसीजन लेगी कि यस वी अप्रूव द डिसीजन टू चेंज द नेम ऑफ द केरला और वी डिसअप्रूव टू चेंज द नेम ऑफ द केरला। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कुछ भी कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, डिसीजन पार्लियामेंट का है कि यस वी अप्रूव और नॉट। अब जैसे इनका अप्रूवल आता है उसको एक्ट मान लिया जाता है, और वो पार्लियामेंट का एक्ट जो उसके बाद जो भी शेड्यूल 1 में या शेड्यूल 4 में या जहां जहां उसका नाम चेंज करना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, वो नाम चेंज कर लिया जाता है। लास्ट में जैसे पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट को प्रेसिडेंट के एसेंट की जरूरत पड़ती है, आफ्टर दैट ओनली इट बिकम्स द एक्ट, टिल दैट इट रिमेन्स द बिल ओनली। So once the parliament passes that bill, that is presented to the president and Indian president will either give his assent or use any of his veto powers। तो उसके बाद जो veto power है जो normally कभी use नहीं करेगा, but anyhow वो जो है अगर उसका assent आता है तो वो act बन जाता है और उस तरीके से नाम change होता है। तो ये article 3 of the Indian constitution है which is used frequently।
अगर हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को कंपेयर करें, दो आर्टिकल 2 सिंपली इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया को चेंज करता है और आर्टिकल 3 जो है इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया को चेंज किए बिना इंडिया के स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करता है। फिर भी तो स्कोप क्या है आर्टिकल 2 एक्सटर्नल रीऑर्गेनाइजेशन, इंडिया टेरिटरी देगा या टेरिटरी लेगा। आर्टिकल 3 इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की टेरिटरी या ज्योग्राफिकल एरिया उतना ही रहेगा, उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स, नेम ऑफ स्टेट्स, बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, नेम ऑफ यूटीज, स्टेट को यूटी बनाना, यूटी को स्टेट बनाना, ये सब चलता रहेगा। सब्जेक्ट मैटर हमने देखा, नेचर ऑफ टेरिटरी, तो आर्टिकल 2 फॉरेन टेरिटरीज पे अप्लाई होता है या इंडियन टेरिटरीज को जब फॉरेन को देना होता है तब अप्लाई होता है। आर्टिकल 3 इंडियन टेरिटरीज पे अप्लाई होता है। पार्लियामेंट की पावर, पार्लियामेंट किसी टेरिटरी को एडमिट कर सकता है, सीड कर सकती है। एडमिट करते टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पड़ेगी इफ दैट टेरिटरी इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड एज ए सेपरेट स्टेट और यूनियन टेरिटरी इनटू द इंडिया। नहीं पड़ेगी इफ दैट टेरिटरी इज बीइंग मर्ज्ड विद एनी एग्जिस्टिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सीड करते टाइम पड़ेगी। आर्टिकल 3 कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है आर्टिकल 2 के अंदर। आर्टिकल 3 में स्टेट लेजिस्लेचर का रोल है। So this is the clear cut difference between the article 2 and 3. If you want the PDF of this particular class, then you can join this Telegram channel. The PDF of this particular class will be uploaded on this Telegram channel. For such inciting and insightful videos of the polity, keep stick to the Sabar E Vidyalaya. Thank you. Have a good day.